नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम वर्डी में। ट्यूसडे द पॉलिटी का सेशन होने वाला है। पॉलिटी अर्थात भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग व अनुच्छेद के बारे में। अच्छा, पार्ट्स और आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो बेटा, कंप्लीट संविधान का एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाता है कि आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमें ओवरऑल कैलकुलेशन मिल जाती है कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर एक बात ध्यान रखना, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। कहीं लिख लो, भागों की संख्या 22 है। ठीक है, 22 भाग के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जो पहला भाग है ये बेटा आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है और इसमें चर्चा करता है संघ व उसके क्षेत्रों के बारे में। मतलब क्या है, जैसे कोई देश बना तो देश बनते समय सबसे पहले उसकी बाउंड्री चाहिए ना। तो वही चीज है भाग 1 में, देश की बाउंड्री अर्थात सीमा व उसका क्षेत्र का वर्णन करता है। भाग 2 में नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 तक। जब सीमा बन गई तो उनसे अंदर रहने वाले नागरिकों की चर्चा होगी। भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसको बेटा मैग्ना कार्टा की भी संज्ञा कही जाती है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक अर्थात नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए। भाग 4 कहता है डीपीएसपी, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। इसको बेटा राम राज्य की संज्ञा भी कह सकते हैं। क्या बेटा? राम राज्य की संज्ञा या महात्मा गांधी की वास्तविक छवि हमें भारतीय संविधान के भाग 4 डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत देखने को मिलती है। क्यों? ये बेटा किसी भी राज्य पे थोपे नहीं जा सकते कि आपको इसे लागू ही करना, पर हाँ उद्देश्य सबका यही है कि इस तरह के एक राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की जाए और इस तरह का राज्य बनाया जाए। ये बेटा होता है किसके बारे में? ये बेटा बताया गया डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। फिर बेटा चर्चा करते हैं भाग 4 का ए। भाग 4 ए में क्या है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया, जो आर्टिकल 51 ए में वर्णित है। आर्टिकल 51 ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है? भाग 4 के ए में 22 भाग है, लेकिन अगर संख्या वैसे काउंट करें लगभग 25 तक पहुंच जाती है। भाग 5 क्या कहता है? भाग 5 कहता है केंद्र सरकार के बारे में। आर्टिकल 52 से लेके 151 तक वर्णित है। इसके अंतर्गत बताया कार्यपालिका, राष्ट्रपति की शक्तियां, संसद, संघीय न्यायपालिका व कैग के विषय हैं। कार्यपालिका आर्टिकल 52 से लेके 58 तक, संसद 79 से लेके 122 तक, राष्ट्रपति की शक्तियां 123 में 1 2 3, 124 से लेके 147 तक न्यायपालिका के बारे में, और 148 से लेके 151 तक कैग के विषय में। कैग अर्थात कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के बारे में। इनका वर्णन क्या है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 से लेके 151 तक कहा गया। फिर केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारों। राज्य सरकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 6 में वर्णित है। इसमें भाग 6 में राज्य सरकारों का वर्णन है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान में आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक वर्णित है। इसमें बेटा सामान्य परिचय हो गया, कार्यपालिका हो गया, राज्यों की कार्यपालिका के बारे में, राज्य विधानमंडल हो गए, राज्यपाल की शक्तियां का वर्णन हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, साथ ही साथ अधीनस्थ न्यायालय हो गए। इनका वर्णन किसमें? भारतीय संविधान में राज्य सरकारों के अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक वर्णन है। इस तरह राज्य बनते हैं। वर्णन किसमें? भाग 6 में। भाग 7 की चर्चा करें तो भाग 7 वर्तमान समय में नहीं, भाग 8 में वर्णित है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। भाग 9 क्या है? पंचायतों के बारे में। भाग 9 का एक है नगर पालिकाओं के बारे में। भाग 9 का बी क्या है? सहकारी समितियों के बारे में। देखो, पहले सेंट्रल का वर्णन, फिर राज्य का वर्णन, उसके बाद बेटा केंद्रीय या स्थानीय लोकल गवर्नर, पंचायतों व म्युनिसिपालिटियों का वर्णन, पंचायतों और नगर पालिकाओं का वर्णन, सहकारी समितियों का वर्णन। फिर चर्चा करते हैं भाग 10 पे। भाग 10 कहता है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में रूल्स। इनके बारे में वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 244 से लेकर 244 ए में कहा गया। भाग 11 बताता है संघ व राज्यों के बीच संबंध, जो आर्टिकल 245 से लेके 263 तक वर्णन। इसमें बेटा 45 से लेके 55 तक विधायी संबंध और 56 से लेके 63 तक, 256 से लेके 263 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया। मतलब संघ व राज्यों के बीच किस तरह का संबंध है, ये किस तरह के रूल्स या रेगुलेशंस चालू रहेंगे, वो बेटा बताया गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 245 से लेके 263 तक। फिर बेटा चर्चा करते हैं भाग 12। भाग 12 वित्त संबंधी अनुबंध व मुकदमे के बारे में बताता है। वित्त और उधार लेना, संपत्ति अनुबंधन, प्रॉपर्टीज के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। यहीं पे बेटा संपत्ति का अधिकार भी आ गया, जो पहले भाग 7 में था। भाग
6 में जो जो बेटा चैप्टर 6 है वो बेटा संपत्ति का अधिकार भी यहीं जोड़ दिया गया, जो आर्टिकल 300A में है। पहले बेटा ये कहीं और था, अब इसको यहाँ पे संपत्ति का अधिकार आ गया, ये बेटा ध्यान रखना, ये आया गया है, ध्यान रखना। यहाँ पे बेटा क्या इसमें आर्टिकल कौन सा होंगे, आर्टिकल 264 से लेके 300A तक वर्णन। भाग 13 भारत के अंदर किस तरह से व्यापार होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में 301 से लेके 307 तक बताया गया। भाग 14 कहता है संघ व राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में, आर्टिकल 308 से लेके 323 तक वर्णित है। आर्टिकल 308 से लेके 323 तक संघ व राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में। न्यायपालिका या न्यायाधिकरण की चर्चा करें तो ये बेटा आर्टिकल 323A से लेके 323A से लेके 323B तक आ गया है। आर्टिकल जो भाग 14 का ए है वो बेटा क्या है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में, न्यायाधिकरण के बारे में चर्चा करता है। फिर चर्चा करते हैं भाग 15 चुनाव के बारे में, जो आर्टिकल 324 से लेके 329A तक। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए, 330 से लेके 342 तक। भाग 17 में राजकीय भाषाओं के बारे में या भारत की आधिकारिक भाषाओं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताता है। आर्टिकल 343 से लेके 351 351 तक वर्णित है। यूनियन संघ के बारे में 343 344, रीजनल भाषाओं के बारे में 345 से लेकर 347 तक। कोर्ट्स या न्यायालय की किस तरह से भाषा का प्रयोग होगा, 348 349 में वर्णित है। फिर चर्चा करते हैं आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में 352 356 360 कहा गया, अर्थात 352 से लेकर 360 तक। भाग 18 में वर्णित है। भाग 19 मिसलेनियस के बारे में। भाग 20 संविधान संशोधन से रिलेटेड है, आर्टिकल 368 में वर्णित है। और भाग 21 जो है वो अस्थायी प्रावधानों के बारे में। और भाग 22 बताता है कि शॉर्ट फॉर्मेट किस तरह से है, साथ ही साथ हिंदी में पाठ किस तरह से किया जाएगा। इन सभी का वर्णन भारतीय संविधान में भाग 22 में वर्णित है, अर्थात शॉर्ट फॉर्मेट किस तरह से हिंदी में पाठ किया जाएगा, इन सभी का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 22 में वर्णित है। ये बेटा कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखना, याद किस तरह से याद कर सकते हो। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US UP टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम। इस तरह ये बेटा एक याद करने का तरीका है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US UP टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम। कैसे बेटा, यू से हुआ संघ के बारे में पहले, फिर सी का मतलब क्या हुआ, सिटीजनशिप्स के विषय में। एफ का मतलब हुआ फंडामेंटल राइट। डी का मतलब क्या हुआ, DPSP। फिर एफ का मतलब हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर यू का मतलब है यूनियन गवर्नमेंट। एस का मतलब स्टेट गवर्नमेंट। यूपी यूनाइटेड प्रोविंस के बारे यूनियन प्रोविंस के बारे में। पी पंचायतों के बारे में। एन म्युनिसिपैलिटी के बारे में। सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज और एस के शेड्यूल्स के बारे में। इस तरह से बेटा एक शॉर्ट ट्रिक है जो 1 से लेकर 10 तक आपको याद करा देगा। फिर बेटा ये जो क्वेश्चन सीरीज है, अभी शाम को सेशन होगा जहां पे हम लोग इसके क्वेश्चन, इस सेशन के जस्ट बाद जैसे ही क्लास ओवर होगा, क्लास ओवर होते ही आप लोग बेटा जुड़े रहिएगा। आप लोगों को इसके 100 क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, नहीं अच्छा आज 50 है, चलो इसके 50 क्वेश्चन आपके तुरंत रिवीजन कराए जाएंगे। और इस तरह से सेशन होगा। कल के दिन हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। एक ही क्लास में प्रस्तावना कंप्लीटली कवर हो जाएगी। एक बार बेटा रिवीजन करना हो तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग है। पहला भाग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। दूसरा भाग बेटा नागरिकता विषय में बताता है। तीसरा भाग बेटा मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। चौथा भाग DPSP के बारे में बताता है। चौथे का ए जो है वो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। जो भाग 5 है वो केंद्र सरकारों के बारे में बता रहा होता है। भाग 6 राज्य सरकारों के बारे में। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। 9 में पंचायतें। 9A में नगर पालिका। 9 का बी जो है सहकारी समितियों के बारे में। 10 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन संबंध। भाग 11 बताता है संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध के बारे में। भाग 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे के विषय में बताता है। भाग 13 भारत के भीतर व्यापार किस तरह से होगा। भाग 14 बताता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में। भाग 14 के न्यायाधिकरण के बारे में बताता है। और इसी के साथ इलेक्शन के बारे में भाग 15 में वर्णित है। भाग 16 के कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए। भाग 17 आधिकारिक भाषाओं के बारे में। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान। भाग 20 संविधान संशोधन के विषय में बताता है। ये आज का सेशन था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दोस्तों, शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुझको एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद तो यही थी कि आज के सेशन में सिर्फ एक ही क्लास डिलीवर करते हैं, पर कोई ना बेटा, कुछ ज्यादा करने से ही भला होता है। अब बेटा देखो, भारतीय संविधान जब प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आज की सेशन में कंप्लीट प्रस्तावना का एंड हो जाएगा। तो कंप्लीट प्रस्तावना को पढ़ने के लिए पहले प्रस्तावना समझते हैं है क्या।
हम भारत के लोग। अगर बेटा आपकी इच्छा हो तो ये पूरा का पूरा चैप्टर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सेम टू सेम लिख लेना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होके अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस बेटा लाइन में जो सबसे पहली शुरुआत होती है वो होती है हम भारत के लोगों से। लाइन क्या है? हम भारत के लोग, अर्थात भारत की समस्त शक्ति भारत के लोगों में स्थित है। भारत के लोग अर्थात भारत की जनता में निहित है। अब सेशन को बाकी पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एक एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हैं। अगर सबसे पहले इसके निर्माण की चर्चा करें तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसको 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया जाता है और 26 नवंबर 1949 को अधिकृत या अंगीकृत किया जाता है और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था, यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत का संविधान की प्रस्तावना बनता है। यही भारत का संविधान की प्रस्तावना बनता है। अगर प्रस्तावना की चर्चा करें, प्रस्तावना सबसे पहले हमें किस देश के संविधान में देखने को मिलती, तो सबसे पहले हमें अमेरिकी देश के संविधान या अमेरिका के संविधान में देखने को मिलता है सबसे पहली प्रस्तावना। प्रस्तावना का अर्थ क्या है? प्रस्तावना का मतलब है प्रारंभिक परिचय या इंट्रोडक्शन। जैसे आप किसी भी बुक को देखते हैं तो बुक के पहले एक पेज होता है भूमिका, जो बुक के बारे में समस्त कुछ बताता है। उसी तरह से संविधान की बुक का परिचय या संविधान का संपूर्ण परिचय प्रस्तावना में निहित है, जो संविधान के आदर्शों और लक्ष्यों को स्पष्ट करता है। भारतीय प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव है। प्रस्तुत किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका प्रारूप किसने तैयार किया? संवैधानिक सलाहकार BN राव ने। साथ ही साथ इसके सोर्सेस के बारे में बेटा एक चीज ध्यान रखना, जैसे प्रस्तावना को जब पढ़ेंगे, प्रस्तावना में मुख्य तौर पर 4 तत्व हैं। कौन कौन से? इससे पता चलता है भारत का स्वरूप कैसा है, संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का स्रोत क्या है और संविधान को स्वीकार कब किया। संविधान को स्वीकार करने की तिथि है 26 नवंबर 1949, इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय दिलाना, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना का विकास करना। संविधान का भारत का स्वरूप कैसे? भारत संपूर्ण संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत की शक्तियों का स्रोत क्या है? पहली लाइन में लिखा मिलता है हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता ही संविधान की शक्ति का स्रोत है। ये 4 मूल तत्व हैं जो इससे हमें पता चलते हैं। अब एक एक शब्द को समझते हैं। जैसे संप्रभु, संप्रभु का मतलब होता है सोवरियन, अर्थात भारत अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ये किसी भी देश से कोई भी डिसीजन नहीं लेगा तथा किसी भी देश के परतन नहीं है, चाहे इसका आंतरिक निर्णय हो या बाह्य निर्णय हो। राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ की सदस्यता स्वैच्छिक है या भारत की संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवाद का अर्थ है कि भारत एक समाजवादी देश है। यहां पे बेटा गांधीवादी और मार्क्सवाद दोनों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। हम लोगों ने बेटा चीन की तरह कोई निजी या सार्वजनिक समाजवाद नहीं अपनाया। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है। हमारा समाजवाद ना चीन की तरह ना यूएसए की तरह, हमारा एक स्पेशल और मिश्रित समाजवाद है। इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की समानता को प्राप्त करना। इसमें जो असमानताएं जनरेट हो चुकी है, कोई बहुत गरीब है, कोई बिल्कुल गरीब अमीर है, कोई बहुत अज्ञानी है, कोई ज्ञानी, बीमारियों पर इन चीजों को खत्म करना है, ये हमारा एक उद्देश्य है। फिर बड़ा प्रकार क्या है? हमारे यहाँ लोकतांत्रात्मक समाजवाद की संकल्पना रखी गई। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया शब्द है। पंथ निरपेक्ष की चर्चा करें तो भारत का कोई भी अपना स्वतंत्र धर्म नहीं होगा। भारत सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण करेगा, सभी धर्मों को समान रूप से फॉलो करेगा। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का समान सम्मान होगा, सर्वधर्म समभाव
कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। लोकतांत्रात्मक का अर्थ क्या हुआ? जनता का प्रतिनिधि होगा, जनता द्वारा चुना जाएगा, जनता के लिए शासन होगा। जो अब्राहम लिंकन, भारत में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है ये लोकतंत्र। गणराज्य का अर्थ क्या हुआ? गणराज्य का अर्थ हुआ कि जो शीर्ष पद पे व्यक्ति है वो सदैव चुन के आएगा, कभी भी वो डायरेक्ट वंशानुगत नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? ऐसी व्यवस्था बेटा गणराज्य कहलाती है। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा। अर्थात फिफ्थ का ऑप्शन कंफर्म हो गया कि गणराज्य क्या है। फिर चर्चा करते समाज में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई। भारतीय समाज में 3 प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया है। कौन कौन से न्याय है? सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। भारत में 3 प्रकार के न्याय के विषय में बताया गया है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। संविधान 3 प्रकार के न्याय की गारंटी देता है और तीनों को क्रम में याद रखना। सामाजिक न्याय आर्टिकल रेफरेंस हम देख सकते हैं 15-17 में, और आर्थिक न्याय 39 डीपीएसपी में देख सकते हैं। राजनीतिक न्याय आर्टिकल 326 में देखा जा सकता है। भारत में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की और उपासना की। ये चीज याद रखना, भारत में कोई भी स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ टीएनसी लगाया गया, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। तो उस पॉइंट को भी बेटा ध्यान देने योग्य। ये नहीं कि आप एब्सोल्यूट स्वतंत्रता मान ले। समता क्या है? हर एक व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान की जाएगी। मतलब आप लोगों को समान अवसर समान क्षेत्रों में मिलेंगे। लेकिन इसमें बेटा भी कुछ अपवाद है। जैसे बेटा आप लोग आरक्षण देखेंगे, आरक्षण भी एक विशेष अपवाद की कैटेगरी में आता है। लेकिन ये चीजें क्यों बनाएगी उनके बारे में जैसे जैसे संविधान को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और नॉलेज होगा और अच्छे से। बंधुत्व का मतलब है कि भारत में भाईचारे की भावना होगी, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता के विषय में बताया गया है। बंधुत्व का मतलब भारतीय संविधान में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो भी संशोधन हुआ 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की उपाधि भी कहते हैं। इसमें बेटा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से 3 लेटर जोड़े गए? समाजवादी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक, अब बेटा चर्चा करते हैं इस पर केस कब कब होते हैं। देखो पहले क्या था कि संविधान को बेटा संविधान में प्रस्तावना को पार्ट ही नहीं मान रहे थे कि प्रस्तावना भी संविधान का एक हिस्सा है, इसे अलग ही माना जाता था। इसके लिए बेटा कुछ प्रमुख केस है जिनको ध्यान रखना। बेरूवाड़ी संघ मामला 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह सिर्फ प्रेरणा का स्रोत है, अंग नहीं है। इसके बाद बेटा केशवानंद भारती केस 1973 में होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने पहले दिए गए निर्णय को बदलती है और मानती है कि संविधान जो है, संविधान में प्रस्तावना एक अभिन्न अंग है। फिर LIC ऑफ इंडिया का एक जो 1995 में होता है, इसमें दोबारा से इस बात को माना जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न व आंतरिक अंग है। अब बेटा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, यह हमें कब पता चलता? यह हम केशवानंद भारती केस के बाद इस बात को मानते हैं कि जब उसका अंग है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन कोई भी संशोधन ऐसा नहीं होगा जिससे संविधान की मूल आत्मा समाप्त हो। यह पॉइंट्स याद रखना। वर्तमान समय में प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यह भी बात ध्यान रखना। प्रस्तावना में संशोधन आ सकता है, हाँ, परंतु कोई ऐसा संशोधन नहीं होगा जिससे उसका मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर परिवर्तन हो सके। यह बात केशवानंद भारती 1973 में कहा गई। प्रस्तावना संविधान का नींव है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक एवं अपरिवर्तनशील भी है। फिर चर्चा करते हैं कुछ शब्दों के बारे में। जैसे NA पालखीवाला कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। NA पालखीवाला क्या कहते हैं? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। वैसे ठाकुरदास भार्गव और सुप्रीम कोर्ट सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहते हैं। वहीं संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी, यह लेटर बेरूवाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना के विषय में कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए एक साधन है। वहीं विधायी अधिनियमों के आदर्शों और अभिलाषाओं का दर्पण, यह न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम राव ने कहा था। ये बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले आप बेटा देखो संविधान प्रस्तावना की कुछ सीमाएं। प्रस्तावना क्या कहती है? पहले बात तो आप प्रस्तावना के आधार पे किसी भी तरह के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं कि हमें ये शब्द नहीं मिला, अर्थात ये गैर न्यायिक है।
इसमें जो चीजें लिखी गई वो सिर्फ संकल्पनाएं हैं, वो वास्तविक तौर पे न्याय योग्य नहीं है। इनके इन व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस ना शक्ति का स्रोत नहीं है, या विधायिका को ना तो शक्ति देती ना ही रोक लगाती है। साथ ही साथ संविधान की भाषा अस्पष्ट हो वहां व्याख्या करने में मददगार होती है। कहीं कहीं पे संविधान की व्याख्या जब स्पष्ट नहीं होती है तब हम लोग इसके आधार पर उसकी व्याख्या कर सकते हैं। संविधान दिवस कब मनाया था, जल्दी बेटा कमेंट कर दो। 26 नवंबर 1949 को। न्याय का आदर्श क्या है? न्याय का आदर्श वाक्य जो है रूसी क्रांति से प्रेरित है। अब बेटा यहाँ पे 3 पॉइंट्स याद रखो। सबसे पहले, जब भारतीय संविधान में प्रस्तावना सबसे पहले कहां देखने को मिलती? प्रस्तावना सबसे पहले हम लोगों को अमेरिकी संविधान में या यूएसए के संविधान में देखने को मिलती। भारतीय संविधान में जो भाषा उपयोग की गई प्रस्तावना में, वो बेटा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई। जो प्रस्तावना बन के तैयार होती, प्रस्तावना का मूल रूप किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव। इसमें बेटा न्याय का संबंध जो है वो रूसी क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जो है ये बेटा फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। शुरुआत होती है हम भारत के लोगों से। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, 22 जनवरी 1947 को पास होता है। अब बेटा ये आपका संपूर्ण क्लास रहा। इसके बेटा ये कुछ क्वेश्चन है जिनका जवाब आप यहां दे दीजिएगा। मैं स्क्रीन को पॉज कर देता हूं और इसके बाद बेटा ध्यान रखना, इसके अलावा 50 क्वेश्चन की लिस्ट है जो बेटा आप लोगों को इसके जस्ट सेशन खत्म होते ही कराई जाएगी, तो सेशन जुड़ जाइएगा। मिलता हूं सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो एप्लीकेशन द एग्जाम बडी को फॉलो अप करिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को वहां पे इसके एमसीक्यूज की सेशन भी देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।